सिंह साहब, आपने जो बात अभी कही कि हमारे पूरी दुनिया में इस जिहाद के वॉरफेयर को नहीं पढ़ाया गया, आप मिलिट्री पॉइंट से बात कर रहे हैं। भारत में तो शब्द जिहाद का इस्तेमाल करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू है कि जिहाद शब्द कैसे बोल दिया गया। आज भारत में शायद पिछले 5-7 साल में, 10 साल में जो आप लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट की है, उसका नतीजा है कि आप लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये तमाम किस्म के शब्द, जिहाद तो बड़ा प्योरीफाई वर्ड है इनके हिसाब से, लेकिन उसका इस्तेमाल तो हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो जिहाद की परिभाषा ही नहीं अभी तक बताई गई। आम आदमी नहीं जानता। आज भी आम आदमी समझता है कि कोई ये इस्लाम का कोई रूप है और उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि कश्मीर में तो ये रूटीन मैटर है। कोई आज कौर को मार दिया, या वो दूसरा एक साथी था हिंदू, उसको मार दिया, फिर कभी किसी पंडित को मार दिया, फिर उससे पहले अजय पंडिता को मार दिया। तो ये तो वो जानते हैं कि स्टेट को लगातार हमें ये मैसेज देना है कि आपने 370 हटा दिया, आर्टिकल 35 हटा दिया, आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, लेकिन आप कुछ भी बना दें, लेकिन ये सिलसिला लगातार वो स्टेट को बैकफुट पे करते हैं। और स्टेट जो है उन्हीं लोगों से वार्ता भी करता है। ये ऐसा, अगर हम इसको आइसोलेशन में देखें कि आतंकवादी अलग हैं, जिहादी अलग हैं, और कांग्रेस का मुसलमान अलग है, और वहां सीपीआई का मुसलमान अलग है, और महबूबा अलग है, अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये गलती पिछले 70 साल से सरकार कर रही है और अभी भी करेगी। अगर ये आप जो जड़ है, जो इंटेलेक्चुअली, जो पॉलिटिकल आतंकवादी हैं, जिहादी हैं, जब तक उन पे हमला नहीं होगा, आप उन्हें जेल में बंद कर दीजिए तो उनकी जेलें तो 5 स्टार टाइप की होती हैं। क्यों नहीं अब तक किसी जिहादी ने, जो फारूक अब्दुल्ला है, जो उमर अब्दुल्ला है, जो महबूबा मुफ्ती है, जो तारागामी मुसलमान है, या इनमें से किसी को क्यों नहीं मारा उसने? क्योंकि ये सब लोग उनसे कनाइवेंस हैं सब इनका, कि हमें तो नहीं मारना ना, हम तो तुम्हारे लिए एक तरीके से पॉलिटिकल काम करते हैं ना, जिसमें वो कहने लगती है कि साहब देखिए आप मासूम बच्चों पे गोली चला रहे हैं, और ये जो आतंकवादी हैं ये आतंकवादी नहीं है, इनसे हमें डायलॉग करना चाहिए, इनके जनाजे में ही जाते हैं। तो जब तक आप हेड ऑन तरीके से बात नहीं करेंगे तो आप ठीक है, आज 5 मार दिए, 15 दिन के बाद फिर कोई एक मार देगा, फिर कंडोलेंस होगी, फिर कुछ होगा, फिर काउंटर वो होगा। और दूसरी बात, क्या आप एक रणनीतिक कार के तौर पे मानते हैं कि आपने अभी कहा कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान जिहाद का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानता है, एक्सपर्ट है। आज पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में पहले सोवियत यूनियन को हराया, इस बार अमेरिकन को हराया, और उसे रेडीमेड बने बनाए जिहादी, और वहां उसने सरकार बना दी। ऐसे में पाकिस्तान का अपर हैंड नहीं है कि कश्मीर में जो पिछले के दिनों बदलाव हुए, आज कश्मीर में तो ये ज्यादा तेजी से होगा, और उसमें पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट कम है। आज तो बने बनाए रेडीमेड उसको जिहादी मिल रहे हैं, तो आज लश्कर तोयबा की जरूरत क्या है? आज तो कितने सारे लोगों को यहां भेजा जा सकता है। ऐसे में भारत सरकार सिर्फ इसको किसी हिंदू की किलिंग देख करके, और फिर भाईचारे की बात करके, फिर दोस्ती की बात करके, फिर भटके हुए मुसलमानों की बात करके, इस बीमारी से स्टेट भारत कब निकलेगी बाहर? देखिए, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा कि सोवियत यूनियन को हराया, हाँ, ये मान सकता हूँ कि जिहाद के आगे सोवियत यूनियन ने ये समझा कि इस मतलब एटर्निटी तक तो हम इससे लड़ नहीं सकते हैं, तो वो अपने फोर्सेस विड्रॉ कर लिए। क्षति भी काफ़ी पहुंची थी। आपको मालूम है कि जिहादी दिल, सऊदी अरेबिया का पैसा और अमेरिका का हथियार, इन तीनों से वो जिहाद लड़ी गई थी। सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। लेकिन मैं नहीं मानता कि अमेरिका वहाँ से, ये हार शब्द मैं नहीं समझता हूँ कि वो सही होगा इसके बारे में इस्तेमाल करना। उन्होंने बहुत पहले तय कर लिया था कि हमको अभी हमारा जो मेन खतरा जो है वो चीन से है, और हमको चीन को कंटेन करना है, और वो इंडो पैसिफिक रीजन में। तो किसी भी देश के पास तो भाई कुछ ही मतलब रिसोर्सेज होते हैं, यू हैव अ गिवन रिसोर्सेज। तो उन लोगों ने वहां से रिट्रेंच किया, और एक जो हमारे जनरल बाजवा साहब हैं, जो इंडियन डिफेंस रिव्यू के एडिटर हैं, उन्होंने एक बड़े 2 अच्छे शब्द इस्तेमाल किए, वैक्यूम या वोटेक्स।
कि क्या अफगानिस्तान में एक वैक्यूम हुआ है या एक वॉर्टेक्स है, जैसे बरमुडा ट्रायंगल की तरह कि हर चीज को खींच लेता है वो। तो उन लोगों ने, तो आपने देखा होगा कि अमेरिकन ने जैसे ही यहां से ये किया, उन्होंने अपना फोकस उधर बढ़ा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ वो ऑकस अलायंस या उनको सबमरीन्स देने की बात होगी, अभी मालाबार एक्सरसाइजेस चल रहे हैं, क्वाड की मीटिंग हुई अभी, है ना। तो उधर फोकस, तो दे हैव जस्ट शिफ्टेड द फोकस। ठीक है, कोई देश किसी को सुधारने नहीं जाता है। बच्चों को तो सुधार नहीं सकते आप, अपने हम देश का क्या है, अपने देश का तो वो नेशन बिल्डिंग कर नहीं सकते, वो अफगानिस्तान का क्या नेशन बिल्डिंग करेंगे, है ना। तो कोई नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं जाता है। दूसरी बात यह है कि अब आप कहेंगे कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में, तो मैं फिर भी ये सवाल पूछता हूं कि क्या अफगानिस्तान के मदरसों में जो पढ़ाया जाता है इस्लामिक लिटरेचर, जो इस्लामिक जो ग्रंथ है जिसमें कुरान है, बाकी जो हदीस है या जो भी है, वो क्या अलग है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में या कश्मीरी में या केरल में? बिल्कुल अलग अलग तो है नहीं। तो जाहिर सी बात है कि अंदर में जो अंडर करेंट्स हैं, जो धाराएं जो बह रही हैं, वो धाराओं का कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का मतलब नहीं रह जाता। कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का मतलब नहीं रह जाता। वो धाराएं जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश की जो है, वो धारा वो भी पहुंचती है जाके अल-कायदा में, ठीक है ना। आपके इंडियन मुजाहिदीन की धारा जाती है लश्कर तोयबा में। इशरत जहान जैसे लोगों की भी धारा जाती है वहाँ पे, ठीक है ना, लश्कर तोयबा में। तो सारी धाराओं का एक समागम होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान में कि सारी धाराओं का समागम ये अभी पाकिस्तान में होता है। आप समझ रहे मेरी बात? इसीलिए हम इस बात में विश्वास करते हैं कि अगर पाकिस्तान को अगर ध्वस्त कर दिया जाए तो ये सारी जो धाराएं हैं उस पे वो कहीं रुक जाएंगी, उस पर बांध लग जाएगा उन धाराओं के ऊपर। बाकी हम मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसको ध्वस्त नहीं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन ही नहीं, पाकिस्तान हमारे एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा पॉइजन है, जहर है। इसलिए उसको ध्वस्त करना, उसकी बर्बादी हमारे अपने एग्जिस्टेंस के लिए है। तो ये जो आपने बोला फ़ारूक अब्दुल्ला और ये सारे लोग हैं, ये भी वही कुरान को मानते हैं जो कुरान मदरसों में पढ़ाई जाती है। सिर्फ यही है कि इनके वालिद साहब ने हिंदुस्तान का बहुत पैसा कमाया तो इधर उधर पढ़ लिया, अंग्रेजी बोलना उनको आ गया है, लेकिन अंदर से तो ये सब जिहादी है। मुफ्ती का मतलब क्या होता है साहब, है ना? वो मुफ्ती जब अपनी बेटी को अगवा करवा सकता है जिहाद को फैलाने के लिए, तो सवाल अभी ये है कि हमारा रवैया क्या होना चाहिए इसके प्रति। तो अगर आपने इतिहास, और मैं अभी हाल के इतिहास में मैं जाना चाहता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा, 30 साल पहले वही बात, अफगानिस्तान में कुछ हुआ, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ किए, और फिर कश्मीर में आपने देखा क्या हुआ, पलायन, 1991 का पलायन। यस। जिहाद में उछाल। और उस समय मैं बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान में किसी को समझ नहीं थी, जिहाद के बारे में कोई समझ नहीं थी। मैं तो फौज में था, बाद में मैंने RNW में भी अपनी सेवाएं दी, वो बाद में। तो इसको लोग एक कोल्ड वॉर के आईने से देखते थे, किसी ने जिहाद के आईने से नहीं देखा। और फिर वही हैंडफुल रेडिकलाइजेशन, जैसे
जैसे कॉलेज स्कूल में वो एकेडमिक्स पढ़ाई होता है ना, वैसे कश्मीर में सब कुछ हो गया, इतना बड़ा पलायन हुआ। और एक कर्नल टिक्कू साहब है, एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है उन्होंने एक्सोडस के ऊपर में, ये लांसर के द्वारा पब्लिश हुई है। उसमें वो कहते हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि मुझे, उन्होंने नाम नहीं लिया, एक लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में कहा है कि ये लोग कहने लगे कि भाई सुनो, ये ना तुम लोग यार लड़े नहीं यार, है, तुम बहुत डरपोक लोग हो, इसीलिए तुम्हारा पलायन हुआ। कश्मीरी पंडितों से लोग ये कहते हैं, कश्मीर पंडितों से ये कहा। तो वो कहते हैं कि भाई एक बात बताओ सर, कि जो आप अगर पूरे, हाँ पहले इस पे मैं आ जाऊं, तो ये अफगानिस्तान के उसमें 30 साल पहले आपने देखा क्या हुआ, और आज देखिए कैसे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। फिर अफगानिस्तान में तालिबान आया इस बार, और फिर देखिए ये जो कुछ भी हुआ है, ये गोलगप्पे बेचने वाले हमारे भाई का, या बिंद्रू साहब का, या वो कौर मैडम का, ये सब, ये भी एक पलायन भी करवाने का एक तरीका है, और अभी भी चल रहा है ये, कि इतना डरा दो कि लोग पलायन ये कर रहे हैं। उसमें ये भी है ना कि ये जो सरकार बार बार ये चलता रहता है कि जो पलायन 1990 में हुआ था उनको वापस स्थापित करने के लिए कभी, बिल्कुल सर, बिल्कुल वो भी डायमेंशन है, वो भी डायमेंशन है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दिस वाज टू कॉज द 8th एक्सोडस। करेक्ट। दिस वाज टू कॉज द 8th एक्सोडस। अब मैं जो एक्सोडस के बारे में मैं आपको तफसील में बताऊंगा, ये कैसे 8th एक्सोडस है और कब से ये शुरू हुआ है। तो ये इसके बारे में मैं जब अगला सेगमेंट, आपका अगला सवाल आएगा, उस समय आपको मैं आपसे बातचीत के दौरान मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्सोडस क्या था, कैसे हुआ, और कैसे कुछ नहीं बदला है और न कभी बदलेगा।